गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उससे रिलेटेड इश्यूज, जिसमें आज आपकी जो हेडलाइंस हैं वो आपने देखा होगा कि फॉर्मर एमपी राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। किन किन अपराधों के संबंध में डिस्क्वालीफाई किया गया है और उससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट के माध्यम से। राहुल डिस्क्वालीफाइड एज एमपी, कांग्रेस कॉल्स इट ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। काफी सारा इस पर डिस्कशन चल रहे हैं और लगातार इस पर व्यूज आ रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के। अक्सर हम चर्चा करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन एंड हेट स्पीचेस की। इसको लेकर काफी सारे ऑफेंसेस दर्ज होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कहीं भी सजा का कोई मिल नहीं पाती है। जब सजा नहीं मिल पाती है तो इसलिए ये बढ़ते जाते हैं इस तरह के अपराध। लेकिन जिस प्रकार से अभी कई लगातार इस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, इससे इन पर जरूर रोकथाम होगी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन एंड हेट स्पीचेस पर इससे रोक लगने जा रही है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो सूरत में है, उन्होंने कन्विक्ट कर दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जो एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। द गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आफ्टर ब्रिंगिंग डाउन द हैमर विद ए 2-year सेंटेंस ग्रांटेड हिम बेल एंड सस्पेंडेड द सेंटेंस फॉर ए मंथ। जैसे ही सजा सुनाई गई उसके बाद उनके वकील ने इसमें आर्गुमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि इसमें समय चाहिए और समय के लिए ये दे दिया गया कि अभी 1 माह का समय उनको कांग्रेस लीडर को अपील के लिए दिया गया है। चार्ज क्या था? चार्ज के बारे में हम बात करेंगे। गांधी जी का चार्ज था इनका, राहुल गांधी का 2019 में कमेंट कर दिया था मोदी सरनेम के ऊपर, और ये चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय साउथ में, और वहां कोलार में उन्होंने इस तरह का एक भाषण दिया जिसमें मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने कहा, और इट वाज कंसीडर्ड टू बी एन इंसल्ट टू अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। और इसमें जो उन्होंने कहा था कि जितने भी इस प्रकार के नीरव मोदी और बाकी नामों के साथ मोदी को जोड़ दिया कि यही क्यों नाम आते हैं सामने। आई हैव ए क्वेश्चन, why do all of these thieves have Modi 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 in their names? तो that was the comment जिसके लिए उनको पनिश किया गया है। बाद में उनसे कहा था माफी मांग लो, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। फाइनली ये केस चला, बीच में स्टे भी हो गया था ये केस, लेकिन इसको एक्सपीडाइट कर दिया गया और ये केस फाइनल जजमेंट तक पहुंच गया। मिस्टर गांधी हैज बीन सेंटेंस्ड 2 years in prison, the maximum sentence for the criminal defamation। 499 आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है, जो पूरी सजा उनको दी गई है। Does the remark amount to defaming anyone in particular or the people with the surname Modi as a group? अब ये सोचने का प्रश्न है, ये विचारणीय है कि क्या ये केवल एक व्यक्ति को डिफेम करता है या पूरी कम्युनिटी को डिफेम करता है। और इसका एक इंग्रेडिएंट ये भी है 499 आईपीसी का कि उसमें जिस व्यक्ति को डिफेम किया गया है, जिसका नाम है, उसको कुछ नुकसान हुआ हो, तब उसके बाद ये पूरा ऑफेंस मेड आउट होता है। केस लॉ इंडिकेट दैट द एक्सप्रेशन कलेक्शन ऑफ पर्संस यूज्ड इन सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी विद द रेफरेंस टू दोज हु कैन बी डिफेम्ड हैज टू बी एन आइडेंटिफाइबल क्लास और ग्रुप। तो ये आइडेंटिफाइबल है, मोदी नाम की जो कम्युनिटी है या मोदी के सन है, तो ये क्लॉज का पूरा हो जाता है। दैट द पर्टिकुलर मेंबर हु इनिशिएट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर द डिफेमेशन मस्ट डेमोंस्ट्रेट पर्सनल हार्म और इंजरी बाय द एलएस डिफेमेटरी स्टेटमेंट। तो इस डिफेमेटरी स्टेटमेंट से कितना नुकसान हुआ है पिटिशनर को, ये देखने की बात है। इस बात पर डिबेट हो रही है और ज्यादातर एडिटोरियल जो आज के अखबार है उन्होंने बताया है कि इसमें कई जगह ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या उसको क्या नुकसान हुआ है। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 का जो आर्टिकल है 102, इसके 1 में दिया गया है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड दिए गए हैं कि किस तरह से डिस्क्वालीफाई होंगे। जैसे कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, या कोई सिटीजनशिप छोड़ देता है या सिटीजन नहीं रहा भारत का। इसके अतिरिक्त
अन्य जो है जो ई क्लॉज है, सब क्लॉज ई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय एंड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट explanation for the purposes of this clause, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the government of India or the government of any state by reason only that he is a minister either for the union or such state। तो ये जो E clause है उसमें दिया गया है कि if he is so disqualified by under any law made by parliament, तो law made by parliament कौन सा था? Representation of Peoples Act 1951। The Representation of Peoples Act 1951 का इसमें उल्लंघन हुआ है और आईपीसी का उल्लंघन हुआ है, तो इसलिए ये डिस्क्वालिफिकेशन इसमें आ जाएगा। तो आर्टिकल 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें दिया है, पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। ये दल बदल में भी इसी प्रकार से किया जाता। तो इस तरह काफी सारे एमपीज डिस्क्वालिफाइड हो गए। आज की तारीख में 3 इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो खाली है, जैसे जालंधर है और लक्षद्वीप है, और तीसरी अब ये वायनाड केरला की कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हो गई है। ये काफी सारे इस तरह के जजमेंट है। एक और फॉर्मर एमपी थे श्री राजाराम पाल, उनके साथ भी इसी प्रकार का केस हुआ था, और ये जो केसेस इसमें दिया गए हैं ये सभी रेलेवेंट है इसमें। सेक्शन 8 इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिस पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और ये है पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 153A के जो ऑफेंसेस प्रमोटिंग एनिमिटी अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स एक्सेट्रा, रेजिडेंस, लैंग्वेज। और उसके बाद में 376 के जो रेप से संबंधित आरोप है, 376A, 376B, 376C, 376D, देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो SC/ST से संबंधित है, जो अनटचेबिलिटी के संबंध में है। इसी प्रकार से सेक्शन 11 जो है ऑफेंस इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स, और सेक्शन 10 एंड 12 ऑफेंसेस बीइंग मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एसोसिएशन, जैसे अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अनलॉफुल डिक्लेयर, PFI को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया, उसका कोई मेंबर होगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से फेरा के संबंध में है, नार्कोटिक जो NDPS के संबंध में जो केसेस है उनमें भी इसी प्रकार के प्रावधान है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हैं, और एनी लॉ प्रोवाइडिंग द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एंड प्रॉफिटियरिंग and any law relating to adulteration of food and drugs, then provision of dowry prohibition act, जिसमें दहेज के संबंध में जो है ऑफेंसेस है इनको करने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू, ये जो 3 है, द पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years अदर देन एनी ऑफेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 1। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल का पनिशमेंट मिला है इसमें राहुल गांधी जी को, और इसी के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ केस लॉज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें थॉमस लिली जो केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन 2013 और 2018 का एक जजमेंट है, ये भी रेलेवेंट है। जो लिली थॉमस एंड लोक बाहरी cases respectively said that the suspension of sentence as well as a stay of conviction is necessary to escape disqualification as a lawmaker under the Representation of Peoples Act 1951। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत ये कुछ समय दिया जाना चाहिए था, और इसके बारे में जब ये लिली थॉमस के केस आया, इसमें इस समय की सीमा को इसको समाप्त कर दिया, लेकिन इसके इफेक्ट को समाप्त करने के लिए उस समय 2013 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया, जिस पर आप हंसेंगे कि आज जो जिस मामले में उनको सजा मिलने के बाद में निकाला गया है, जो डिस्क्वालीफाई किया गया है एज एन MP, उस समय एक ऑर्डिनेंस लाया गया कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लागू नहीं होना चाहिए, तत्काल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा था कि ये जो बिल है ये बिल्कुल सही नहीं है, इट शुड बी टॉर्न एंड थ्रोन अवे, इसको फाड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, ये उन्होंने कहा था, जो आज उनकी गले की फांस बन गया है। तो ये था सारे इश्यूज आज के डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज के संबंध में। तो इसमें जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है वो कौन कौन से इश्यूज हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मैंने आर्टिकल्स बताए,
उसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 8 है ये इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। मैं भी चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स पर आप अपनी क्वेरीज और जो भी आपके और ऐसे इश्यूज हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं उसके लिए आप जुड़े रहिए कुशाग्र स्टडीज से। और ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के और अन्य एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए इससे जो रिलेटेड जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, जितने सेक्शंस हैं, जो लॉज हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये कुशाग्र स्टडीज पे हमने जो लाइव सेशन किया है ये आप लॉ प्रेम प्रकाश पर भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकेंगे। तो आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।